नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर सोया खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन से मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा DPVCPO BPVI 032 खाद्य सूक्ष्म जैविकी खंड 1 प्रस्तावना इकाई 4 जीवाणुविक खाद्य संक्रमण 4.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप खाद्य वाहित संक्रमण उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणुओं का वर्णन कर सकेंगे और खाद्य वाहित संक्रमण की संचारण विधि, इसके लक्षणों तथा सुरक्षात्मक उपायों की विवेचना कर सकेंगे। 4.1 प्रस्तावना जब रोगजनक या रोगाणु जठरांत्रनाल में प्रवेश करके प्रगुणित होता है तो खाद्य संक्रमण हो जाता है। सूक्ष्मजीव आंत्रिय म्यूकोसा में प्रविष्ट होकर वहां वृद्धि कर सकते हैं अथवा हमारे अन्य तंत्रीय अंगों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। इस संक्रमण के लक्षण जठरांत्रीय गड़बड़ियों का देर से प्रकट होना है, जबकि इस दौरान रोगजनक प्रगुणित होकर अपनी संख्या काफी बढ़ा लेते हैं और संक्रमित ऊतकों को क्षतिग्रस्त करते हैं। इस संक्रमण के लक्षण सामान्यतः ज्वर होना है, जो संक्रमणकारी जीव के प्रति हमारी काया की सामान्य प्रतिक्रिया है। खाद्य वाहित संक्रमण जन स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या बने हुए हैं। काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी 1994 की रिपोर्ट फूडबोर्न पैथोजेंस रिस्क्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस में यह अनुमान लगाया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति वर्ष खाद्य पदार्थों से संबंधित रोगों के परिणामस्वरूप 9,000 व्यक्ति मर जाते हैं और 65 लाख से 3 करोड़ 30 लाख लोग रोगग्रस्त होते हैं। 4.1.1 प्राणिरुजिया रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जूनोसिस या प्राणिरुजि को उन रोगों व संक्रमणों के रूप में परिभाषित किया है जो कशेरुकीय प्राणियों, पशुओं तथा मनुष्यों के बीच स्वाभाविक रूप से संचारित होते हैं। संचारण की विधि मल, मूत्र, लार, रक्त, दूध, एरोसोल, मुख मार्ग द्वारा पशुओं के साथ संपर्क आदि से। वर्तमान में लगभग 150 प्राणिरुजीय रोगों के अस्तित्व का ज्ञान है। वन्य जीवन उन अनेक रोगों के भंडारागार का कार्य करता है जो पालतू पशुओं और मनुष्यों में बहुत सामान्य हैं। वन्य जीवन के साथ कार्य कर रहे व्यक्तियों को पशुओं से संचारित होने वाले इन रोगों की संभावना के प्रति पुनर्तः सचेत होना चाहिए। सामान्यतः इस प्रकार के रोगों का उपचार करना कठिन है, लेकिन इनसे बचना सरल है। अनेक प्राणिरुजीय रोग प्रकृति में बहुत सामान्य है, लेकिन मनुष्यों में इतने कम पाए जाते हैं कि उनके लक्षण स्पष्ट नहीं हो पाते और इस प्रकार वन्य पशु सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के प्रति न्यूनतम खतरा उत्पन्न करते हैं। प्राणिरुजीय रोगों में सम्मिलित हैं वे रोग जो पशुओं से सीधे मनुष्यों में संचारित होते हैं, उदाहरणार्थ रेबीज। वे रोग जो मनुष्यों में परोक्ष रूप से संचारित होते हैं और इनके संचारण का माध्यम रोगाणुओं का सेवन, श्वास द्वारा अंदर पहुंचना अथवा संक्रमित पशु उत्पादों के संपर्क में आना, मृदा, जल अथवा वे अन्य पर्यावरणीय सतहें हैं जो पशु अवशिष्टों अथवा किसी मृत पशु से संदूषित होती है, उदाहरणार्थ साल्मोनेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, एक्स। कपाइलोबैक्टर संक्रमण मुख्यतः चिकन मांस में पाया जाता है। लिस्टेरियोसिस तथा ई कोलाई जठरांत्रशोथ प्राणिरुजीय कारकों से होने वाले दो अन्य सामान्य संक्रमण हैं। वह रोग जो पशुओं में भंडारित रहता है, लेकिन मनुष्यों में इसके संचारण के लिए मच्छर अथवा अन्य संधिपाद प्राणी की आवश्यकता होती है, उदाहरणार्थ सेंट लुइस इंसेफेलाइटिस, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। 4.2 साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस यूरोपीय देशों में सर्वाधिक रिपोर्ट किया गया प्राणिरुजीय रोग है। साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेला जठरांत्रशोथ, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के सेवन के परिणामस्वरूप होता है जिनमें साल्मोनेला कुल के सदस्यों की जीवनशील कोशिकाएं अधिक संख्या में होती हैं। संक्रमित भूशक, चूहे आदि भली प्रकार संभालकर न रखे गए खाद्य पदार्थों को संदूषित कर सकते हैं और इस प्रकार उनके मल से साल्मोनेला जीवाणु फैलते हैं। मक्खियां भी साल्मोनेला को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये इस जीवाणु को संदूषित मल सामग्री से खाद्य पदार्थों में पहुंचा देती है। मनुष्यों में ये जीवाणु गाय के मांस के उत्पादों, कुक्कुट उत्पादों, अंडों, अंडे से तैयार उत्पादों अथवा जल जैसे संदूषित खाद्य पदार्थ के माध्यम से पहुंचता है। वमन, उदर पीड़ा और अतिसार जो सामान्यतः अचानक प्रकट होते हैं। इन लक्षणों के पश्चात रोगी को सिरदर्द की शिकायत के साथ ठंड भी लगती है। इस रोग के अन्य लक्षण हैं रोगी द्वारा अत्यंत जलीय हरापन लिए हुए दुर्गंध युक्त मल का त्याग, अवसाद, मांसपेशियों की निर्बलता, बेहोशी, सामान्यतः हल्का ज्वर, बेचैनी, शरीर में ऐंठन तथा नींद आना। इस रोग से होने वाली मृत्यु दर 1% से कम है। रोग की गहनता हल्की बेचैनी और अतिसार से लेकर 2 से 6 दिनों में मृत्यु के रूप में अलग अलग होती है। लगभग 0.2 से 50% तक रोगी साल्मोनेला जीव के वाहक बन जाते हैं। रोग की गहन प्रावस्था के दौरान प्रति ग्राम मल में 1 अरब साल्मोनेली तक पाए जा सकते हैं। संबंधित खाद्य पदार्थ कच्चा मांस, कुक्कुट, अंडे, दूध व डेयरी उत्पाद, मछलियां, झींगे, नारियल, सॉस और सलाद ड्रेसिंग्स, केक मिश्रण, कोको, पीनट, मूंगफली, बटर और चॉकलेट। प्रकोप के लिए आवश्यक स्थितियां। खाद्य पदार्थ को साल्मोनेला जीवाणु से युक्त अथवा इससे संदूषित होना चाहिए।
ये जीवाणु भारी संख्या में होने चाहिए, अर्थात खाद्य पदार्थ को अच्छा संवर्धन माध्यम होना चाहिए, जीवाणु के पनपने के अनुकूल तापमान होना चाहिए और जीवाणु की वृद्धि के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। जीवनशील जीव का सेवन किया जाना चाहिए। प्रकोप से बचाव। खाद्य वाहित साल्मोनेला संक्रमण के नियंत्रण के लिए निम्न बातों की आवश्यकता होती है। 1. मानव वाहकों, विशेषकर खाद्य पदार्थ की संभाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा खाद्य पदार्थ को संदूषित होने से बचाना। 2. पालतू पशुधन से प्राप्त पशु उत्पादों के उपयोग से बचना चाहिए क्योंकि ये साल्मोनेला से भयंकर रूप से संक्रमित होते हैं। 3. ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए जिनमें साल्मोनेला उपस्थित हो। 4. साल्मोनेला संदूषण के प्रति संवेदनशील सभी खाद्य पदार्थों को निर्धारित समय व तापमान पर प्रसंस्कृत करना चाहिए ताकि ये जीव नष्ट हो जाएं। खाद्य पदार्थों को इतना गर्म करना चाहिए कि उनका तापमान 66 डिग्री से हो जाए और ये तापमान 12 से 15 मिनट तक रखना चाहिए ताकि सर्वाधिक प्रतिरोधी किस्म के साल्मोनेला भी नष्ट हो जाए। पर्ण के प्रति संवेदनशील समी खाद्य पदार्थों के प्रशीतित करना। 5. साल्मोनेला संदूषण के प्रति संवेदनशील सभी खाद्य पदार्थों को प्रशीतित करना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थों को सामान्य तापमान पर लंबे समय नहीं रखना चाहिए। पदार्थों को सामान्य तापमान पर तब समय 4.3 इशेरिकिया कोलाई जठरांत्र शोध। इशेरिकिया कोलाई सामान्यतः मानव आंत तंत्र में पाया जाने वाला सामान्य प्राणी जगत या फ्लोरा है और यह कई पशुओं के आंत तंत्र में भी पाया जाता है। ई कोलाई के सीरोटाइप जो मानव अतिसार रोगों अथवा खाद्य विषाक्तता के प्रकोपों से संबंधित हैं, आंत रोगजनक या एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई (ईईसी) नामित किए जाते हैं। ये व्यापक श्रेणी के तापमान 20 से 40 डिग्री से पर उगते हैं और इनकी वृद्धि के लिए न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से व इष्टतम तापमान 37 डिग्री से होता है। 65 डिग्री से के तापमान पर 15 से 20 मिनट तक माध्यम को गर्म करना इस जीवाणु के लिए घातक होता है। वृद्धि के लिए pH श्रेणी 4.2 से 8.50 है। pH की इष्टतम श्रेणी 7.2 से 7.5 है। ई कोलाई 5.0% लवण की उपस्थिति में 37 डिग्री से के तापमान पर उग सकते हैं, लेकिन 10% सांद्रता इन बीजाणुओं की निरोधक होती है। लक्षण: ई कोलाई जठरांत्र शोथ रोग 10 कोशिका युक्त प्रति ग्राम खाद्य पदार्थ के सेवन से होता है और इन जीवाणुओं को छोटी आंत में वृद्धि करके कॉलोनी निर्माण करना चाहिए तथा आंतरिक विष उत्पन्न करना चाहिए। इस रोग का प्रमुख लक्षण रक्त रहित जलीय अतिसार है, जिसमें बिना किसी प्रवाह के मल त्याग होता है। रोग की ऊष्मायन अवधि संदूषित खाद्य पदार्थ के सेवन के बाद लगभग 2 दिन है और यह रोग 8 दिन तक बना रह सकता है। सामान्य लक्षणों में ऐंठन, ठंड लगना, वमन, शरीर में पीड़ा तथा सिरदर्द हैं। संबंधित खाद्य पदार्थ ई कोलाई खाद्य विषाक्तता का हेतुविज्ञानी कारक है और इसका कारण विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे क्रीम पाए, मसले हुए आलू, क्रीम पफ और क्रीम युक्त मछलियां हैं। अन्य ई कोलाई खाद्य विषाक्तता का कारण दूध, चीज़, आइसक्रीम, मांस, मछलियों तथा मैक्रोनी जैसे संदूषित खाद्य पदार्थों का सेवन है। ई कोलाई सामान्यतः शुष्कन और हिमीकरण द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सरलता से नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ जीव लंबे समय तक अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम भी होते हैं। आंत्ररोगजनक प्रभेद छोटी आंत में उगकर कॉलोनियों का निर्माण करते हैं तथा नवजातों और 2 वर्ष तक की आयु के शिशुओं में गहन जठरांत्र शोथ उत्पन्न करते हैं। इसके आक्रमणकारी प्रभेद बड़ी आंत की एपिथेलियल कोशिकाओं पर आक्रमण करती है तथा बड़ी आयु के बच्चों व प्रौढ़ों में अतिसार उत्पन्न करते हैं। आंतविषजनक आंत्रविष उत्पन्न करने वाले प्रभेद एक अथवा दोनों प्रकार के विष उत्पन्न करते हैं। ताप स्थिर विष और ताप अस्थिर विष दोनों प्रकार के विष वयस्कों तथा शिशुओं में अतिसार का कारण बनते हैं। ई कोलाई के आंत्रविषजनक प्रभेद बहुधा यात्री अतिसार या ट्रैवलर्स डायरिया से संबंधित होते हैं, जो सामान्यतः उन टूरिस्टों में पाया जाता है जो विकासशील देशों के भ्रमण पर आते हैं। इस यात्री रोग का निदान पिछली यात्रा के इतिहास तथा लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। प्रयोगशाला निदान मल से प्राप्त जीवाणुओं के पृथक्करण से किया जा सकता है। इसका उपचार रोगी को तरल पदार्थ तथा इलेक्ट्रोलाइट देना है। ई कोलाई के अन्य प्रभेद अपनी सामान्य अवस्था में आंततंत्र में रहते हुए हानि रहित होते हैं, लेकिन ये तब रोग उत्पन्न कर सकते हैं जब आंत से बाहर शरीर के अन्य भागों और ऊतकों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के रोगों में मूत्र तंत्र संक्रमण, सेप्टिक संक्रमण, बैक्टीरिया, मस्तिष्क शोथ या मेनिंजाइटिस, फुफ्फुसीय या फेफड़ों के संक्रमण, घाव बनना, त्वचा और घाव में होने वाले संक्रमण प्रमुख हैं। बचाव और नियंत्रण इसके अंतर्गत संदूषित खाद्य पदार्थों तथा जल से बचना चाहिए। विशेषकर ऐसे संदूषित खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिनमें उच्च संख्या में कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया हों। अपाश्चुरीकृत रसों का सेवन नहीं करना चाहिए। सब्जियों और फलों को कच्चा खाने से पूर्व भली प्रकार धो लेना चाहिए। खाद्य पदार्थों से जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से पका लेना चाहिए और तत्काल रेफ्रिजरेटर में अथवा ठंडी स्थितियों में रखना चाहिए। अधिकांश रोगी ई कोलाई के संक्रमण से बिना किसी उपचार के 5-10 दिन में ठीक हो जाते हैं।
प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स और अतिसार रोधी औषधियाँ इसमें सामान्यतः सहायक नहीं हैं। 4.4 बेसिलस सेरियस जठरांत्र शोध। बेसिलस सेरियस खाद्य विषाक्तता का सामान्य कारण नहीं है। यह एक ग्राम पॉजिटिव अवायवीय बीजाणु बनाने वाला छड़ के आकार का जीवाणु है जो सामान्यतः मृदा, धूल और जल में उपस्थित होता है। इस जीवाणु का न्यूनतम वृद्धि तापमान लगभग 4-5 डिग्री से है और यह अधिकतम 48-50 डिग्री के तापमान पर भी जीवित रह सकता है। इसकी वृद्धि के लिए इष्टतम pH श्रेणी 4.9 से 9.3 है। लक्षण। रोग के लक्षण और चिन्ह विकसित होने के लिए बी सेरियस की जीवनशील कोशिकाओं का बड़ी संख्या में 10 डिग्री प्रति ग्राम सेवन किया जाना चाहिए। इस जीवाणु की कोशिकाएं आविषालुता उत्पन्न करती हैं। इसके लक्षण उदर पीड़ा, अत्यंत जलयुक्त अतिसार हैं। सिर दर्द और चक्कर आना सामान्य हैं। निर्जलीकरण और अवसाद जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन जी में चलाना, वमन, ज्वर और ठंड लगना जैसे लक्षण बहुत कम होते हैं। रोग के लक्षण संदूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से 6-15 घंटे के अंदर प्रकट होते हैं और ये लक्षण सामान्यतः 24 घंटे से कम समय में समाप्त हो जाते हैं। संबंधित खाद्य पदार्थ। वाहक खाद्य पदार्थों में ऐसे अनाज वाले भोजन सम्मिलित हैं जिनमें मक्का और मक्के का स्टार्च होता है। इसके अतिरिक्त मसले हुए आलू, सब्जियां, कीमेदार मांस, कलेजी के सॉसेज, दूध, पकाया गया मांस आदि भी इस रोग के वाहक का कार्य करते हैं। सॉस, पुडिंग, सूप, पेस्ट्री और सलाद जैसे मिश्रित व्यंजन भी इस रोग के प्रकोप का कारण बनते हैं। 4.5 हैजा ग्राम नेगेटिव वी कोलेरी से होता है जो रोगी अथवा वाहक की मल सामग्री से संदूषित खाद्य पदार्थ, कवचमीन अथवा प्राकृतिक जलाशय में उपस्थित वनस्पतियां अथवा जल के सेवन के कारण होता है। लक्षण। एक बार जब जीवाणु काया में प्रवेश कर जाता है तो इसकी ऊष्मायन अवधि कुछ घंटों से लेकर 3 दिन या इससे अधिक होती है। रोग उत्पन्न करने के लिए इस रोग के कारक लगभग 10 लाख जीवाणुओं का सेवन किया जाना चाहिए। ये जीवाणु छोटी की भित्ति से चिपक जाते हैं जहां वे हैजे का आंत्रविष कोलेराजन स्रावित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप आंतों से जल तथा क्लोराइड आयनों का उच्च मात्रा में स्रवण होता है और सोडियम आयनों का शोषण निरुद्ध हो जाता है। रोगी मल तथा वमन द्वारा भारी मात्रा में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट अपने शरीर से त्यागता है, जिसके परिणामस्वरूप उदर मांसपेशियों में ऐंठन, वमन, ज्वर और जलीय अतिसार जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अतिसार इतना गंभीर होता है कि एक व्यक्ति संक्रमण के दौरान 10 से 15 ली तरल पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। रक्त प्रोटीनों की सांद्रता बढ़ जाने के परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है और ये सांद्रता शरीर में तरल पदार्थों का स्तर कम हो जाने के कारण उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त संचार अवरुद्ध हो जाता है और हृदयघात हो सकता है। रोग अचानक प्रकट होता है क्योंकि इसकी ऊष्मायन अवधि 6 घंटे से 5 दिनों के बीच होती है। संबंधित खाद्य पदार्थ। हैजा सामान्यतः अस्वच्छता से होने वाला रोग है जो संदूषित जल आपूर्ति के कारण प्रमुखतः होता है। इस रोग का व्यापक प्रकोप तब होता है जब तटवर्ती मल से संदूषित जलाशयों से पकड़ी गई कवकमीन का कच्चा ही सेवन कर लिया जाता है। निदान। हैजे की पुष्टि संक्रमित व्यक्ति के अतिसारी मल से प्राप्त कारक जीव के पृथक्करण द्वारा ही की जा सकती है। बचाव। हैजा के प्रकोप से बचने के लिए निम्नलिखित बातों की सिफारिश की जाती है। केवल वही जल पिएं जो आपने स्वयं उबाला हो अथवा क्लोरीन या आयोडीन से उपचारित हो। अन्य सुरक्षित पेयों में उबले जल से तैयार की गई चाय और कॉफ़ी, कार्बोनेटीकृत और बोतलबंद पेय हैं, लेकिन इनमें बाजार की बर्फ नहीं मिलाई जानी चाहिए। केवल उस भोजन का ही सेवन करें जो भली प्रकार पकाया गया हो और गर्म हो, अथवा ऐसे फल ही खाएं जो आपने स्वयं छीले हों। अधपकी अथवा कच्ची मछलियों या कवचमीनों का सेवन न करें। ये सुनिश्चित करें कि सेवन की जाने वाली सब्जियां भली प्रकार पकाई गई हों। जहां तक हो सके सलाद का सेवन न करें। खोमचों वालों या गली में फेरी लगाने वालों से खाद्य पदार्थों व पेयों को खरीदकर उनका सेवन न करें। साधारण नियम है, खाद्य पदार्थ उबालें, पकाएं, छीलें अथवा इसका सेवन न करें। नियंत्रण। हैजे से संक्रमित रोगों को NaCl तथा सुक्रोज द्वारा मौखिक निर्जलीकरण उपचार की आवश्यकता होती है। इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड भी दिया जाना चाहिए ताकि आंतें जल को शोषित करने में सक्षम रहें। इस रोग के उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन अथवा एप्रोफ्लेक्सिन जैसे एंटीबायोटिक्स भी प्रयुक्त किए जाते हैं। नियंत्रण की सर्वाधिक भरोसेमंद विधि उचित स्वच्छता, विशेषकर जल आपूर्ति की स्वच्छता पर आधारित है। यदि पर्याप्त उपचार न मिले तो इस रोग में मृत्यु दर 50% से अधिक होती है। रोग से उत्पन्न निर्जलीकरण संबंधी सभी जटिलताओं से बचने के लिए रोगी को तत्काल चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 4.6 विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस जठरांत्र शोध। जहां अधिकांश ज्ञात खाद्य विषाक्तता संबंधी रोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण होते हैं, वहीं वी पैराडिमोलाइटिकस जठरांत्र शोध केवल समुद्री खाद्य पदार्थों के सेवन के कारण होता है।
ये जीवाणु एक -8% NaCl की उपस्थिति में 9.8-11.0 के बीच की pH श्रेणी में उग सकता है, जबकि इसके लिए इष्टतम pH श्रेणी 7.6 से 8.6 है। लक्षण: जब इन जीवों की संख्या 10 लाख से अधिक होती है तभी ये रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इस अविषालुता के लक्षण मध्यम से लेकर गहन और घातक तक हो सकते हैं, जिनमें उदर पीड़ा जो कभी कभी बहुत गंभीर होती है, आमाशय में जलन, वमन तथा अतिसार होते हैं। अतिसार में जलीय मल विसर्जित होता है जिसमें कभी कभी रक्त भी मिला होता है। इसके अतिरिक्त रोगी ज्वरग्रस्त भी हो जाता है। इस जीवाणु की औसत ऊष्मायन अवधि इसके सेवन के 3-76 घंटे के बीच है। संबंधित खाद्य पदार्थ प्रकोप के वाहक खाद्य पदार्थ है कच्चा, अनुचित तरीके से पकाया गया अथवा पका हुआ लेकिन पुनसंदूषित समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे शुक्तियाँ, झींगे, केक, लॉबस्टर्स, सीपियाँ और संबंधित कवचमीन पार संदूषण के परिणामस्वरूप अन्य खाद्य पदार्थ भी इस रोग के वाहक का कार्य कर सकते हैं। इस जीव से संदूषित समुद्री खाद्यों को यदि उचित ढंग से रेफ्रिजरेट न किया जाए तो इस रोग के संक्रमण के बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। निदान: इस जीव के कारण होने वाले जठरांत्र शोथ का निदान रोगी व्यक्ति के अतिसारीय बल से कल्चर किए गए जीव के द्वारा किया जाता है। बचाव: अनुचित ढंग से पकाए गए अथवा कच्चे समुद्री खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये पैराहीमोलाइटिकस के संक्रमण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। 4.7 शिगेलोसिस या जीवाणुविक पेचिश, अवायवीय, ग्राम नेगेटिव, गैर बीजाणु निर्माणकर्ता छड़ के आकार के शिगला कुल के जीवों के कारण होती है। ये कुल एंटेरोबैक्टीरियेसी वंश का है। सामान्य रूप से शिगेलोसिस स्वतः ठीक हो जाने वाला रोग है, जो यदि उपचारित न किया जाए तो 5 से 6 दिन चलता है, लेकिन यदि कम आयु के कुपोषण से ग्रस्त बच्चे व वयस्क व्यक्ति व रोगरोध की क्षमता से हीन व्यक्ति, उदाहरणतः एड्स के रोगी, इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनके लिए ये रोग घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि शिगेलोसिस से पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वस्तुतः शिगला और साल्मोनेला के बीच कई समानताएं हैं, जैसे ये दोनों मुख्यतः जठरांत्र नाल में रहते हैं तथा इनके उगने के लिए इष्टतम तापमान 37 डिग्री से है तथा ये दोनों वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार की स्थितियों में गर्म मिश्रित तथा नम खाद्य पदार्थों पर आसानी से उग जाते हैं। लेकिन साल्मोनेला के विपरीत शिगला में फ्लेजिला नहीं होते हैं और इस प्रकार ये गतिशील नहीं होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाली दूसरी प्रजातियों में शिगला सोनेई, एस डाइसेंटेरिंग, एस प्लेक्सिनेरी और एस ब्योर्डी प्रमुख हैं। एस डाइसेंटेरी की 10 CFU संख्या से संवेदनशील व्यक्तियों में संक्रमण आरंभ हो सकता है। शिगला से होने वाला रोग संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले खाद्य वाहित रोगों का केवल 10% या इससे कम है। इस रोग को उत्पन्न करने वाला जीव 5 से 6% तक की लवण सांद्रता को सहन कर सकता है और यह अपेक्षाकृत ताप संवेदी होते हैं। अस्तित्व: खाद्य वाहित शिगेलोसिस का सामान्य कारण व्यक्तिगत स्वच्छता का अभाव है और कवचमीन, फल और सब्जियां, चिकन और सलाद इस रोग के प्रमुख वाहक हैं। इस प्रकार के खाद्य पदार्थों द्वारा इस रोग के होने का प्रमुख कारण इस जीवाणु का मल मुख मार्ग से संचारण है। चॉकलेट पुडिंग, सलाद आदि जैसे खाद्य पदार्थों से इस रोग के प्रकोप की अधिक संभावना पाई गई है। लक्षण: इस रोग के जनन में लाइपोपॉलीसेक्राइड अंतःविष का जनन मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जो आंतरिक म्यूकोसा को संक्रमित करता है। शिगेलोसिस अत्यंत मध्यम श्रेणी से लेकर गहन और घातक विभिन्न श्रेणियों की होती है। इसका प्रकोप अचानक होता है, लेकिन इस जीव के ऊष्मायन में 1-7 दिन लगते हैं और कभी कभी तो 14 दिन तक लग जाते हैं। इसके लक्षण बड़ी आंत की म्यूकस सतह में प्रदाह के कारण उत्पन्न होने वाली उदर पीड़ा और ऐंठन है। इसके अतिरिक्त जी में चलाना, अतिसार, वमन और शरीर का ताप बढ़ जाना भी प्रमुख लक्षण माने गए हैं। एस डाइसेंटेरी संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर लगभग 20% है, लेकिन अन्य प्रजातियों में ये दर कम है। गहन मामलों में गंभीर और अधिक अतिसार के परिणामस्वरूप शरीर में इलेक्ट्रोलाइटों का असंतुलन हो जाता है और आंतों में घाव हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं, पीलिया हो सकता है और आंतरिक रक्तस्राव भी हो जाता है। ये संक्रमण स्थानीय बना रहता है तथा इससे बड़ी आंत व शरीर के अन्य अंग प्रभावित नहीं होते हैं। निदान: मल से पृथक किए गए कल्चर की सीरम विज्ञानी पहचान से रोग के निदान में सहायता मिलती है। बचाव और नियंत्रण: शिगला खाद्य वाहित संक्रमण का नियंत्रण साल्मोनेली के समान है, अर्थात खाद्य पदार्थों को पशुओं अथवा मनुष्य वाहकों के संदूषण अथवा उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों के संदूषण से बचाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह पकाकर उन्हें तुरंत शीतल करना चाहिए और ठंडे स्थानों पर भंडारित करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए। शिगेलोसिस के गहन मामलों में यदि शरीर से जल अधिक मात्रा में निकल जाए तो इलेक्ट्रोलाइटों के साथ तरल पदार्थ को नसों के माध्यम से शरीर में पहुंचाने की आवश्यकता होती है। एम्पिसिलिन नामक औषधि से इस रोग की अवधि को कम किया जा सकता है। कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस: ये कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी के कारण होता है, जो ग्राम नेगेटिव छड़ के आकार के जीव हैं।
ये सूक्ष्म वायुरागी जीव हैं, जिसका तात्पर्य है कि इन्हें जीवित रहने के लिए कम स्तर की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस जीवाणु को बहुधा स्वस्थ गोपशुओं, चिकन, पक्षियों और यहाँ तक कि मक्खियों से पृथक किया जाता है। ये कभी कभी गैर क्लोरीनीकृत जल स्रोतों जैसे झरनों और तालाबों के पानी में भी उपस्थित रहता है। इस जीवाणु से विश्व भर में होने वाले अतिसारी रोगों के 5 से 14% संक्रमण होते हैं। सी जेजुनी सामान्यतः 5 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं तथा कम आयु के वयस्कों 15-29 वर्ष की आयु के को संक्रमित करता है। लक्षण सी जेजुनी संक्रमण के परिणामस्वरूप अतिसार होता है, जिसमें जलीय अथवा चिपचिपे मल का उत्सर्जन होता है, जिसमें रक्त अथवा मलीय ल्यूकोसाइट्स, श्वेत कोशिकाएं भी हो सकती हैं। पाए जाने वाले अन्य लक्षण है ज्वर, उदर पीड़ा, जी में चलाना, सिर दर्द और मांसपेशियों में पीड़ा। रोग के लक्षण सामान्यतः संदूषित खाद्य पदार्थ अथवा जल के सेवन के 2 से 5 दिन बाद प्रकट होते हैं। ये रोग सामान्यतः 7-10 दिन तक रहता है, लेकिन इसका फिर से हो जाना असामान्य नहीं है। लगभग 25% मामलों में ये रोग पुनः उभर आता है। अधिकांश संक्रमण स्वतः ठीक हो जाते हैं और इनके उपचार के लिए प्रतिजीवों या एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सी जेजुनी के लिए संक्रमणकारी खुराक 400-500 जीवाणु माने गए हैं। संबंधित खाद्य पदार्थ। सी जेजुनी कच्चे चिकन मांस को बहुधा संदूषित करता है। सर्वेक्षणों से यह प्रदर्शित हुआ है कि 20 से 100% फुटकर बेचे जाने वाले चिकन संदूषित होते हैं। अधिकांश स्वस्थ चिकन के आंतरिक तंत्र में ये जीवाणु पाए जाते हैं। कच्चा दूध भी इस रोग के संक्रमण का स्रोत है। इसके जीवाणु अक्सर स्वस्थ गोपशुओं तथा मक्खियों द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। गैर क्लोरीनीकृत जल भी संक्रमण का स्रोत हो सकता है। बचाव। कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस का बचाव विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। भोजन तैयार करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह धोएं। कच्चे कुक्कुट मांस अथवा अन्य मांस की सांस संभाल करने के तत्काल बाद हाथों को अच्छी तरह धोएं। चिकन मांस को 170 डिग्री से के आंतरिक तापमान पर भली प्रकार पकाएं। पाश्चुरीकृत दूध और क्लोरीनीकृत जल ही पिएं। पालतू पशुओं के मल का निपटान करते समय अथवा प्राणी उद्यान का भ्रमण करने के पश्चात हाथों को भली प्रकार धोएं। नियंत्रण। यदि कोई व्यक्ति कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस से ग्रस्त हो तो उसे सिप्रोफ्लेक्टिन अथवा एजिथ्रोमाइसिन जैसी प्रतिजैविक औषधियां दी जा सकती हैं। एरिथ्रोमाइसिन भी अतिसार के उपचार में सहायक होता है। जिन्हें अतिसार हो गया हो उन्हें काफ़ी मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। 4.9 येर्सिनियोसिस येर्सिनिया एंटेरोलाइटिका संक्रमण। येर्सिनिया कुल में वाई पेस्टिस सहित 11 ऐसी प्रजातियां पहचानी गई हैं जो प्लेग उत्पन्न करती हैं। खाद्य पदार्थों से संबंधित रोग उत्पन्न करने वाला प्राथमिक जीवाणु वाई एंटेरोलाइटिका है। अस्तित्व वाई एंटेरोलाइटिका स्थलीय पर्यावरण के अतिरिक्त झीलों, कुओं, झरने के जल तथा अन्य जल स्रोतों में व्यापक रूप से व्याप्त है और उष्ण रक्त वाले पशु भी इसका स्रोत हैं। यह अपने जीवन पशुओं में अधिक सुगमता से व्यतीत कर लेता है, लेकिन अन्य प्राणी प्रजातियों की तुलना में मनुष्यों में बहुधा पाया जाता है। जिन पशुओं से वाई एंटेरोलाइटिका जीवाणु का पृथक किया गया उनमें बिल्लियां, पक्षी, कुत्ते, बीवर, गिनी पिग, चूड़े, ऊंट, घोड़े, चिकन, हिरण, गोपशु, सूअर, मछलियां और शुक्ति या ओयस्टर प्रमुख हैं। ऐसा सामान्य विश्वास है कि मनुष्यों के लिए वाई एंटेरोलाइटिका का सर्वाधिक सामान्य स्रोत सूअर हैं। जठरांत्र शोथ के अतिरिक्त ये जीव मनुष्यों को होने वाले स्यूडोएपेंडिसाइटिस, मीजेंट्रिक लिम्फाडेनाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, बड़ी आंत और ग्रीवा में घाव तथा कोलेसिस्टिस जैसे रोगों का प्रमुख कारक है। इस जीवाणु को संक्रमित व्यक्ति के मूत्र, रक्त, मस्तिष्क, मेरुरज्जु तरल पदार्थ तथा नेत्रों से भी पृथक किया गया है। इसे जठरांत्र शोथ के रोगी के मल से भी प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित खाद्य पदार्थ। ये जीव केक, निर्वात अवस्थाओं में पैकबंद किए गए मांस, समुद्री खाद्यों, सब्जियों, दूध तथा अन्य खाद्य उत्पादों में पाया गया है। इसे गाय के गोश्त, भेड़ के गोश्त तथा सूअर के गोश्त से भी पृथक किया गया है। सभी स्रोतों में से सूअर को मनुष्यों के प्रति सर्वाधिक रोगजनक माना गया है। लक्षण। जठरांत्र शोथ के लक्षण संदूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से कुछ दिनों बाद विकसित होते हैं और इनमें प्रमुख उदर पीड़ा व अतिसार हैं। वयस्कों की तुलना में बच्चे इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और यह जीव रोगी के रोगग्रस्त होने के 40 दिन बाद भी उसके मल में उपस्थित रहता है। जठरांत्र शोथ रोग के परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की जटिलताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। उत्पाद के सेवन के 24 से 36 घंटों के पश्चात उत्पन्न होने वाले सामान्य लक्षण गहन उदर पीड़ा, ज्वर तथा अतिसार हैं। उदर पीड़ा अत्यंत विशिष्ट प्रकार की होती है और यह उदर के निचले दाएं 1/4 भाग में बहुत तीव्र होती है। इसी कारण इसे बहुधा स्यूडो अपेंडिसाइटिस भी कहा जाता है। यद्यपि इस जीव को अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से पृथक किया गया है, लेकिन वाई एंटेरोलाइटिका के प्रकोप के लिए बहुत कम खाद्य पदार्थों को उत्तरदायी माना गया है। पाश्चुरीकृत दूध में से इस जीवाणु का पृथक्करण संभवतः पाश्चुरीकरण के पश्चात दूध में होने वाला संदूषण है।
इस जीव का विशिष्ट गुण इसका व्यावसायिक रेफ्रिजरेशन तापमान अर्थात 5 डिग्री से भी कम तापमान पर उगने की क्षमता से युक्त होना है। 4.10 लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स संक्रमण लिस्टेरियोसिस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स एक ग्राम पॉजिटिव, सचल, गैर बीजाणु निर्माण करने वाला छड़ के आकार का जीव है। ये प्रकृति में व्यापक रूप से व्याप्त है और यह सड़ी हुई वनस्पतियों, मृदा, पशुओं के मल, खत्ते, साइलेज और जल में व्यापक रूप से पाया जाता है। गोपशुओं में इसके परिणामस्वरूप मादाओं में गर्भपात हो जाता है और उनका मध्यचक्र काल प्रभावित होता है। इससे संक्रमित गोपशु दूध में ये जीवाणु विसर्जित करते हैं। भेड़ तथा चिकन जैसे अन्य संक्रमित जीव खाद्यापूर्ति में इस जीव का स्रोत होते हैं। संलक्षण मनुष्यों में लिस्टेरियोसिस के कोई विशेष लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि रोग की अवधि पोषक की अवस्था पर निर्भर करती है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती न हो और जो रोगशमन की क्षमता से युक्त नहीं होती हैं, एल मोनोसाइटोजीन्स के संक्रमण की उच्च प्रतिरोधी होती हैं। जब संवेदनशील वयस्क व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त होते हैं तो मस्तिष्क क्षोभ और पूतिदोष, सेप्सिस जैसे रोगों के लक्षण उत्पन्न होना सर्वाधिक सामान्य है। इस रोग के संपर्क में आने वाली गर्भवती महिलाओं में किसी प्रकार के लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं और जब ये लक्षण दिखाई भी देते तो बहुत हल्के होते हैं तथा इन्फ्लुएंजा के समान होते हैं। गर्भवती महिलाओं में गर्भपात। समय से बच्चे का जन्म बहुधा लिस्टेरियोसिस के परिणामस्वरूप ही होता है। जब प्रसव के तत्काल पश्चात नवजात शिशु को संक्रमण होता है तो लिस्टेरियोसिस के लक्षण के रूप में शिशु मस्तिष्क क्षोभ से ग्रस्त हो जाता है और यह रोग शिशु के जन्म के 1 से 4 सप्ताह बाद प्रकट होता है। यद्यपि इस रोग की ऊष्मायन अवधि सामान्यतः 4 सप्ताह रिकॉर्ड की गई है, वयस्कों के मामले में इस रोग का सामान्य ऊष्मायन काल 1 से लेकर कई सप्ताह तक का होता है। चूंकि एल मोनोसाइटोजीन्स 1 डिग्री से लेकर 45 डिग्री से के बीच के तापमान और 4.1 से लगभग 9.6 पिकोहेनरी के बीच उग सकता है, अतः ये खाद्य पदार्थों में लंबे समय तक जीवित बना रहता है। एल मोनोसाइटोजीन्स के पर्यावरण में विसरित होने की कुछ विधियों में मनुष्य द्वारा इस जीव का अन्य स्रोतों तक पहुंचना है, जिसका रेखाचित्र निम्नवत है। चित्र 4.1 पर्यावरण, पशुओं, खाद्य पदार्थों और मनुष्यों में एल मोनोसाइटोजीन्स के विसरण की विधियां। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। उपभोक्ताओं के लिए खाद्य वाहित रोगों से बचाव हेतु गुर, साल्मोनेला, इसोरिकिया कोलाई, सिंगला, कपाइलोवोक्टर लिस्टेरिया और ऐसे ही अनेक नामों की सूची ऐसे छोटे जीवों की है जो स्वास्थ्य संबंधी बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जीवाणुविक खाद्य वाहित रोग हमारे देश में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन गए हैं और इनसे प्रत्येक वर्ष लगभग 6.5 से 8.1 करोड़ लोग रोगग्रस्त होते हैं, जिनमें से 9,000 की मृत्यु तक हो जाती है। यद्यपि ये सोचना तो कल्पना ही होगी कि हमारी खाद्यापूर्ति में संदूषण का स्तर 0 हो जाए, लेकिन वस्तुतः 90% से 95% तक सभी खाद्यवाहित जीवाणुविक रोगों से बचा जा सकता है। हम देखकर, चखकर अथवा सूंघकर अधिकांश जीवाणुविक खाद्यवाहित रोगों का पता नहीं लगा सकते हैं, अतः कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाकर आप स्वयं को व अपने परिवार को इन रोगों से बचा सकते हैं। सामान्यतः अपाश्चुरीकृत दूध तथा अपाश्चुरीकृत सेब का रस व सांद्र अथवा अपाश्चुरीकृत उत्पादों से तैयार भोजन का सेवन न करें। भली प्रकार पकाए गए मांस, कुक्कुट तथा मत्स्य उत्पादों का ही सेवन करें। मांस 71 डिग्री से, कुक्कुट उत्पादन 82 डिग्री से के तापमान पर भली प्रकार पकाए जा सकते हैं और मछली को तब अच्छी तरह पका हुआ माना जाता है जब कांटे से छेदने पर उसका मांस अलग हो जाए। सेवन से पूर्व हैम्बर्गर, पैटीज, मांस के गोले जैसे अन्य कीमेदार मांस के व्यंजनों को खोलकर यह सुनिश्चित कर लें कि उसके मांस का रंग गुलाबी तो नहीं है और उससे निकलने वाला रस स्वच्छ है अथवा नहीं, जिसका उपयोग पतले खाद्य पदार्थों के तापमान का ठीक ठीक पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि आपको अधपका खाद्य पदार्थ, विशेषकर कीमेदार मांस का, परोसा जाता है तो आप इस पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करें तथा सौहार्दपूर्वक उन्हें इस प्रकार के भोजन से उत्पन्न होने वाले संकटों के संबंध में अवगत कराएं। आप उन्हें ये भी अवगत करा दें कि आप खाद्य सुरक्षा को कितना महत्व देते हैं। खरीदारी करते समय इस बात की पूर्ण सावधानी बरतें कि मांस, कुक्कुट मांस अथवा मछलियों के मांस से टपकने वाला कच्चा रस आपके हाथों या अन्य खाद्य पदार्थों पर, विशेषकर तैयार उत्पाद पर न टपके। कच्चे रस में बहुधा जीवाणु होते हैं। ठंडे और हिमीकृत खाद्य सामग्री को सबसे बाद में खरीदें और घर पहुंचते ही उन्हें तत्काल रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में रख दें। इस खाद्य सामग्री को लाते समय अपनी कार में बर्फ से भरा बक्सा रखें। विशेषकर गर्मियों में ऐसा अवश्य करें क्योंकि इस बक्से में मांस उत्पादों को घर पहुंचने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कोई खाद्य सामग्री तभी खरीदे जब वह अच्छी स्थिति में हो। हिमीकृत खाद्य पदार्थ पुनर्तः ठोस होना चाहिए। जिस रेफ्रिजरेटर कक्ष में खाद्य पदार्थ रखा गया हो वह उचित तापमान पर ठंडा होना चाहिए। डिब्बाबंद खाद्य सामग्री खरीदते समय ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि डिब्बे पर कोई छेद या पिचकाव न हो और उसके ढक्कन फूले हुए न हों। यदि ऐसी कोई समस्या हो तो इसके संबंध में भंडार प्रबंधक को बताएं। अपने रसोई घर में कार्य करते समय
भोजन तैयार करने के पूर्व और कच्चे मांस, कुक्कुट उत्पाद अथवा मछली मांस की साज संभाल करते समय सदैव अपने हाथ साबुन से गर्म पानी द्वारा धोएं। अपने रेफ्रिजरेटर का तापमान यथासंभव कम से कम रखें, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आपका दूध व अन्य उत्पाद इस तापमान पर जम न जाएं। ये तापमान लगभग 40 से होना चाहिए। अपने फ्रीजर का तापमान इतना कम रखें कि उसमें रखा गया पदार्थ व खाद्य सामग्री हिमीकृत होकर अत्यंत कठोर हो जाए, लगभग 18 डिग्री से। यदि कभी भी आपको कोई संदेह हो तो किसी उपयुक्त तापमापी से तापमान की जांच करें। खरीदने के पश्चात यदि ताजे मांस, कुक्कुट मांस अथवा मछलियों को तत्काल प्रयुक्त न करना हो तो अगले कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रखने हेतु सीधा फ्रीजर में रख दें। रेफ्रिजरेटर में से हिमीकृत खाद्य पदार्थ को निकालते ही उसे पिघलाने के लिए माइक्रोवेव में रखें। हिमीकृत खाद्य पदार्थ को सामान्य तापमान पर बाहर रखकर न पिघलाएं। इस बात की पूरी सावधानी बरतें कि कच्चे मांस, कुक्कुट मांस अथवा मछलियों से टपकने वाला रस रेफ्रिजरेटर में रखी अन्य खाद्य सामग्री पर न गिरे। यदि आवश्यक हो तो इन्हें तश्तरियों या अन्य पात्रों के अंदर रखकर रेफ्रिजरेटर में रखें। खाद्य पदार्थ को किसी ऐसी प्लेट या पात्र में न रखें जिस पर मांस उत्पादों का रस टपका हो। उदाहरण के लिए यदि मांस को भूना जाना है तो भट्टी के अंदर भूने जाने वाले खाद्य पदार्थ के नीचे एक अतिरिक्त प्लेट रखें जिसमें मांस को भूनते समय उसका रस टपके तथा वह रस अन्य खाद्य सामग्री पर न गिरे। मांस, कुक्कुट मांस और मछलियों को काटते व पकाने के लिए तैयार करते समय सरंध्र रहित प्लास्टिक के कटिंग बोर्डों का उपयोग करें। जिन कटिंग बोर्ड सतहों, प्लेटों तथा पात्रों के संपर्क में ताज़ा मांस, कुक्कुट मांस अथवा मछली आए हों उन्हें किसी अन्य खाद्य पदार्थ के लिए प्रयुक्त करने से पूर्व गर्म साबुनयुक्त पानी से अच्छी तरह धो लें। रसोईघर में प्रयुक्त तौलियों पर यदि कच्चे मांस का रस आदि गिर जाए तो पार संदूषण से बचने के लिए उन्हें अच्छी तरह धोएं और उनके स्थान पर स्पॉन्ज का उपयोग करें। जहां तक हो सके कागज़ के नैपकिनों का उपयोग करें। बर्तनों, काउंटरटॉप को निर्जमीकृत करने के लिए 1 चम्मच घरों में इस्तेमाल होने वाले ब्लीचिंग पाउडर को कुछ लीटर पानी में घोलकर विसंदूषक के रूप में प्रयुक्त करें। यदि अंडों का उपयोग कर रहे हों तो उन्हें तब तक पकाएं जब तक कि वे कठोर न हो जाएं। ऐसे व्यंजन का उपभोग न करें जिसमें आंशिक रूप से पकाए गए अंडों का ही उपयोग करें। उदाहरण के लिए कच्चा कुकी के लिए प्रयुक्त होने वाला गुंथा हुआ आटा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यदि आप माइक्रोवेव का उपयोग कर रहे हैं तो याद रखें कि भोजन का बीच का भाग ठंडा रह सकता है, अतः भोजन को माइक्रोवेव में भोजन पकाते समय उसे हिलाते या घुमाते रहें। 4.1 याद रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात अपने हाथों को धोना है। प्रश्रयतः किसी प्रतिजीवान्विक साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ तब धोएं, साबुन कम 20 हाथ सब। भोजन तैयार करने के पूर्व, मांस, कुक्कुट मांस अथवा मछली की साज संभाल करने के पश्चात और जब आप भोजन को छुएं खाएं उससे पूर्व अथवा शिशु को दूध पिलाने के लिए बोतल तैयार करने के पूर्व, शौचालय का उपयोग करने के पश्चात, शिशु का डायपर बदलने के पश्चात, स्नानागार में छोटे बच्चे की सहायता करने के पश्चात, स्नानागार व शौचालय को स्वच्छ करने के पश्चात, पालतू पशुओं, कूड़ेदान अथवा कुत्ते का मल मूत्र साफ करने के पश्चात। कृपया आप याद रखें, खाद्यवाहित जीवाणुविक रोग अत्यंत संक्रामक हो सकते हैं। ये द्वितीयक संचारण कहलाता है जिसमें कोई व्यक्ति संदूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से रोगी नहीं होता है, वरन उस व्यक्ति के संपर्क में आने से रोगग्रस्त हो जाता है जो पहले से रोगग्रस्त हो। द्वितीयक संचारण घरों, बालवाड़ी केंद्रों, विद्यालय जाना आरंभ करने के पूर्व शिशुओं तथा वरिष्ठ नागरिकों को संक्रमित करता हुआ पाया गया है। जब आपको ये ज्ञात हो कि कोई व्यक्ति अतिसार से पीड़ित है तो स्वच्छता संबंधी गहन उपाय अपनाएं ताकि इस रोग को फैलने से रोका जा सके। खाद्यवाहित जीवाणुविक अतिसार के लिए अतिसार रोधी औषधियों के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि कुछ मामलों में यह हानिकारक हो सकता है। यदि रोग के लक्षण गहन हों तो किसी चिकित्सक से परामर्श लें। यदि खाद्य विषाक्तता का संदेह हो तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दें। आपके द्वारा तत्काल कार्रवाई करने से अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को रोगी होने से बचाया जा सकता है। 4.12 सारांश। इस इकाई में हमने आपको कुछ ऐसे जीवाणुओं के प्रकोप से परिचित कराने का प्रयास किया है जो खाद्यवाहित संक्रमणों के लिए उत्तरदायी हैं। हमें विश्वास है कि आपको विभिन्न प्रकार के ऐसे जीवाणुओं का ज्ञान हो गया होगा जो खाद्यवाहित संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप रोगों के लक्षणों के आधार पर उनमें भेद स्थापित कर सकेंगे और संक्रमणों के प्रकोप के मुख्य कारणों की सूची बना सकेंगे। इस इकाई से आपको रोगों के प्रकोपों से बचाव से संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।